ओके फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज एज इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन के लिए चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसमें हम समझेंगे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे हमारी सेटलमेंट होती है और क्लियरिंग कैसे होती है। जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसकी क्लियरिंग और सेटलमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि बहुत सारी एंटिटीज़ मिलके क्लियर करते हैं सेटलमेंट को, वो अभी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस मेनली 3 एक्टिविटीज़ के साथ होती है, एक तो क्लियरिंग की, एक सेटलमेंट की और एक रिस्क मैनेजमेंट की। क्लियरिंग कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है क्लियरिंग और सेटलमेंट, जितनी भी ट्रेड एग्जीक्यूशन हुई है FNO में एक्सचेंज के ऊपर, उन सभी की क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन सेंट्रल काउंटर पार्टी तो होता ही है क्योंकि सभी ट्रेड्स उसी पे एग्जीक्यूट होते हैं, और इसको हम बोलेंगे कि एक्सचेंज डेरिवेटिव जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए तो सेंट्रल काउंटर पार्टी है ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अभी देखते हैं कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन इज नॉट एक्ट एज द लीगल काउंटर पार्टी फॉर ऑल ट्रेड्स इन दिस सेगमेंट बट आल्सो गारंटीज देयर फाइनेंशियल सेटलमेंट। जो भी सेटलमेंट होती है वो सभी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ही पूरी की जाती है, वो गारंटी भी देता है इस बात की। अभी देखो, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज इन FNO सेगमेंट आर अंडरटेकन बाय क्लियरिंग कॉरपोरेशन विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग मेंबर एंड क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है? क्लियरिंग मेंबर से और क्लियरिंग बैंक की हेल्प से जितने भी FNO सेगमेंट में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुई है फिर इनकी सेटलमेंट करनी है वो क्लियर की जाती हैं। ओके, अभी देखो क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग बैंक का काम क्या होता है? इसमें एक ये आपको अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें आप FNO सेगमेंट के लिए सेटलमेंट कर सको। ओके, तो हम इसमें पढ़ते हैं फंड सेटलमेंट टेक प्लेस थ्रू क्लियरिंग बैंक्स। क्लियरिंग बैंक्स के थ्रू फंड सेटलमेंट होती है। फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट ऑल क्लियरिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। सभी का सेपरेट बैंक अकाउंट रहेगा। क्लियरिंग कॉरपोरेशन डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक फॉर FNO सेगमेंट। FNO सेगमेंट के लिए अलग से बैंक चाहिए। अभी देखते हैं क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो क्लियरिंग मेंबर बनना है उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए एटलीस्ट 300 lakhs मीन्स 3 CR। 3 नेट वर्थ ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए क्लियरिंग मेंबर हु क्लियर्स एंड सेटल्स ओनली डील विद एग्जीक्यूशन बाय हिम इज RS 100 lakhs। अगर उसकी नेट वर्थ 3 CR है तो 1 CR तक एग्जीक्यूशन कर सकता है। ओके, और डिपॉजिट ऑफ 50 lakhs टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द क्लियरिंग मेंबर। क्लियरिंग मेंबर की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 50 lakhs है। एडिशनल इंक्रीमेंट डिपॉजिट ऑफ RS 10 लाख टू क्लियर कॉर्पोरेशन फॉर ईच एडिशनल ट्रेडिंग मेंबर। जितने भी ट्रेडिंग मेंबर होंगे उनके नाम का डिपॉजिट रहेगा 10 लाख रुपीज़। इन अभी एक बार हम समझते हैं क्लियरिंग मैकेनिज्म। क्लियरिंग मैकेनिज्म किस टाइप से काम करता है, तो सबसे पहले देखते हैं ए ट्रेडिंग मेंबर ओपन पोजिशन is the sum of proprietary open position, client long positions and client open short positions। जो क्लाइंट्स की ओपन पोजीशन है लॉन्ग में और जो क्लाइंट्स की ओपन पोजीशन है शॉर्टिंग में, और जो प्रोप्राइटर की खुद की अपनी ओपन पोजीशन है, इन सभी का सम होता है, वो क्या कहलाता है? एक ट्रेडिंग मेंबर के लिए ओपन पोजीशन हो गई वो। तो फर्स्ट स्टेप इन द क्लियरिंग प्रोसेस इज कैलकुलेटिंग ओपन पोजीशंस एंड ऑब्लिगेशन टू क्लियरिंग मेंबर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि कैलकुलेट करेगा इसकी ओपन पोजीशंस कितनी है। तो ओपन पोजीशंस किसी भी क्लियरिंग मेंबर की एग्री is arrived at by aggregating the open position for all trading members and all custodian participants clearing through him in the contract which they have traded। उन सभी की ओपन पोजीशंस को एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम समझते हैं जैसे क्लियरिंग मेंबर ए, उसके पास 2 ट्रेडिंग मेंबर हैं जो उसके थ्रू क्लियरिंग कराते हैं, PQR एंड XYZ। तो अभी समझते हैं, देखो ट्रेडिंग मेंबर PQR क्या करता है? ये करता है, इसके पास अपनी खुद की प्रोप्राइटरी पोजीशन है 5000 क्वांटिटी बाय की और सेल की है 3000। तो नेट क्वांटिटी इसके पास कितनी होगी? 2000। इसी प्रकार से XYZ के पास नेट क्वांटिटी देखेंगे तो इसने 1000 बाय के और 2000 शॉर्ट में है, तो इसके पास नेट क्वांटिटी हो जाएगी 100, नहीं सॉरी 1000। ओके, और क्लाइंट 2 के पास जाएंगे तो क्लाइंट 2 का भी हम ऐसे ही देखेंगे। क्लाइंट 2 का PQR के पास है 3000 एंड ये बाय में रहेगा और सेल में 2000। और XYZ के पास क्लाइंट का है, क्लाइंट 1 का 2000 बाय में और 1000 सेल में। तो नेट क्वांटिटी यहाँ पे क्या निकल के आएगी? PQR के पास भी 100
1000 क्वांटिटी और एक्स वाई जेड के भी 1000 क्वांटिटी। इसी टाइप से हम क्लाइंट 2 का भी देखेंगे तो इसकी नेट क्वांटिटी निकल के आएगी 2000 एंड 1000। अभी देखते हैं जो मेंबर की नेट पोजीशंस हैं पूरे क्लियरिंग मेंबर्स के पास, वो कहाँ हो जाएंगे। एक तो देखो ये 2000 हैं, ऊपर से नेट क्वांटिटी ये 2000 हैं और एक ये 1000 हैं, तो कितनी हो गई ये तीनों मिला के, ये हो गई 5000। ऐसे ही अगर हम पी क्यू आर का देखेंगे तो इसमें नेट क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे 100 शॉर्ट्स की है, और इसमें देखेंगे तो 100 इधर बाय की है और फिर से 100 शॉर्ट्स की है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 1000 लॉन्ग एंड 2000 शॉर्ट्स की। ये एक्स वाई जेड के लिए है, और पी क्यू आर के पास ओनली लॉन्ग में है 5000। अभी इसने क्या किया, इसने कैलकुलेट कर लिया अपनी जितनी भी ओपन पोजीशन